हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन। और मल्टीपल इंटीग्रेशन में आज हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब आज हम डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे किसके लिए? पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो डिफरेंस सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस है, इसको जरा एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, मतलब एक्स वाई एक प्लेन है। इस प्लेन के अंदर अब देखिए कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पहले बात करनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं पहले, फिर बात करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है। चलिए, तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब जहां पर कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हो। जैसे मैं यहां पर ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, एक कोऑर्डिनेट यहां पर मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है P, मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है ना, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया कि एक x, y। ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, x, y है ना। अब देखो यहां पर अगर मैं, ये हमारे पास ओरिजिन है O, यहां क्या है? ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ये मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ओरिजिन से इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस R है। कितना डिस्टेंस है? R है। ध्यान देना, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है? कार्टेशियन। और हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। किसमें कन्वर्ट करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में। मतलब हमें यहां पर यह समझना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस क्या है। चलिए अभी पता चल जाएगा, सिंपल। और आप बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है, वहां पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ही पढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर पहले कार्टेशियन को समझ लेते हैं, फिर पोलर फॉर्म समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपने पढ़ा होगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वही चीज है यहां पर भी सेम। चलिए, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं यहां से सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं P पॉइंट से X पर, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये मेरा एक परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो X है, ये X क्या है? ये डिस्टेंस है पॉइंट P का, कहां से? Y से, है ना। Y से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? X है। इसका मतलब यहां ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये X होगा। Y क्या है? Y जो होता है वो पॉइंट P का डिस्टेंस है, कहां से? X एक्सिस से। आपको अच्छे से मालूम है कि जो X है, X को कहां से मेजर करते हैं? Y एक्सिस से। और Y को कहां से मेजर करते हैं? X एक्सिस से। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस X है और ये वाला डिस्टेंस Y है। कितना है? Y। अब यहां पर अगर मैं ये मान, देखिए ये जो डिस्टेंस हमारा O, इसको मैं, ये ओरिजिन है हमारा O। अगर ये जो डिस्टेंस है OP, अगर ये लाइन O और P की जो लाइन है, अगर ये लाइन X एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे? थीटा एंगल। हमने मान लिया कितना एंगल है? थीटा एंगल है। बात समझ में आ गई? कितना है? थीटा। अब यहां पर जरा आप ध्यान दें, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? यहां पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर क्या है? 90 डिग्री का। अगर मैं यहां से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करूं इन टर्म्स ऑफ थीटा, देखिए ये क्या है? r, ये एक डिस्टेंस है। अगर मैं यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं x को फाइंड आउट करूंगा तो x कितना आएगा? देखिए यहां पर x आएगा r cos थीटा, r cos थीटा, ठीक है ना। कैसे है r cos थीटा? आप देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए। cos थीटा का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना? x, हाइपोटेनियस कितना? r। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x अपॉन r। और जब आप यहां से x कैलकुलेट करोगे तो r cos में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू r cos थीटा। यानी कि यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो r cos थीटा है। सिमिलरली अगर आप y को कैलकुलेट करने जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा, r sin थीटा, ठीक है ना, r sin थीटा। कैसे आएगा? आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में sin थीटा का फॉर्मूला लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, तो यहां से r निकल जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू r साइन थीटा। अब यहां पर जरा ध्यान दें, देखिए अब पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अगर मैं यहां पर x और y को रिप्लेस कर दूं किससे, r cos थीटा से, और y को रिप्लेस कर दूं r sin थीटा से, तो इस पॉइंट के जो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको हम कहेंगे कि वो पोलर कोऑर्डिनेट है। मतलब यहां देखिए इधर की साइड में मैं लिख देता हूं, देखिए मान लीजिए ये p पॉइंट है मेरे पास, ये p पॉइंट है ना। अगर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, देखिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट, p यहां पर x की जगह लिख दो r cos थीटा, कॉमा, और y की जगह लिख दीजिए r sin थीटा। ये हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सिंपल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अगर पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो x के प्लेस पे r cos थीटा लिख दो और y के प्लेस पे क्या लिख देना है, r sin थीटा। मतलब जहां पर x है वहां r cos थीटा, जहां पर y है वहां r sin थीटा, r sin थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट में। देखिए तो ये जो P पॉइंट है ये, और ये हमारा हो गया R, कितना हो गया R, तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये x कॉमा y क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और r cos थीटा r sin थीटा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये एंगल है हमारा थीटा, कितना एंगल है, थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये एंगल है थीटा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, यानी कि यहां पर x और y की वैल्यू वेरी करती है। किसकी वैल्यू वेरी करती है, x एंड y। यहां पर देखो तो यहां पर भी दो वेरिएबल है, कौन कौन से, एक r और एक थीटा, एक r और एक क्या है, थीटा है, r और थीटा। तो यहां पर हमारे पास डबल इंटीग्रल हमें पढ़ना है। देखिए डबल इंटीग्रल जब हम पढ़ते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, तो आपने वहां पर देखा जो लिमिट वेरी करती थी, या तो x की लिमिट होती थी या y की लिमिट होती थी, है ना। अगर x की वेरिएबल लिमिट होती थी तो y की कांस्टेंट होती थी, और अगर y की कांस्टेंट है तो y की अगर कांस्टेंट है तो x की वेरिएबल होगी। यानी कि दोनों में से एक की लिमिट कांस्टेंट होती थी, एक की वेरिएबल। यहां पर भी सेम रहेगा, क्योंकि हम डबल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। तो डबल इंटीग्रल में अगर थीटा कांस्टेंट है, इन जनरल थीटा ही कांस्टेंट होगा, और r क्या होगा, वेरिएबल होगा, r क्या होगा, वेरिएबल। तो ये होता है डिफरेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में होता है, पोलर कोऑर्डिनेट r cos थीटा और r sin थीटा की फॉर्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्योंकि आने वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन वेरिएबल, उसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को या कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप हमारा यही होता है कि x की जगह पर लिखेंगे r cos थीटा और y की जगह पर लिखेंगे r sin थीटा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखें जरा, डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल को लिखा कैसे जाएगा, ठीक है ना, पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल को लिखा कैसे जाएगा, तो जरा ध्यान देना। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है, दो चीजें हमारे, दो पैरामीटर है हमारे पास, एक r और एक थीटा। पोलर फॉर्म में क्या होता है, r एंड थीटा। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में x एंड y, तो पोलर फॉर्म में क्या है, r एंड थीटा। इस चीज का भी ध्यान रखें, अभी मैं केवल 2D की बात कर रहा हूं, यहां पर z नहीं है और यहां पर भी तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। 3D की भी, मतलब तीन वेरिएबल भी बात करेंगे, x y z को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बात करेंगे चेंज इन वेरिएबल में। अभी हमें केवल 2D तक रहना है, मतलब डबल इंटीग्रल पढ़ना है अभी हमें, ठीक। चेंज इन वेरिएबल में थोड़ा आगे की बात भी करेंगे। चलिए फिलहाल तो मुझे क्या करना है, पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल को लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहले इधर ध्यान से समझिए डायग्राम को। देखिए यहां पर मान लेते हैं ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखिए हमारा जो रीजन है वो यहां से वेरी कर रहा है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है θ1, कितना एंगल बना रही है, θ1। उसके बाद एक और लाइन मैंने यहां से ले ली जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है θ2, कितना एंगल है इसका, θ। देखिए ध्यान दीजिए, ये एंगल है मेरे पास, देखिए ये रहा, ये है θ2, कितना एंगल है, θ2। यानी कि हमारा जो एंगल है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है, θ1 से θ2। ध्यान देना, एंगल कहां से कहां चेंज हो रहा है,
θ1 से θ2, ये तो जनरल एंगल हो गया थीटा। अब हमारा जो एंगल है वो वेरी कर रहा है θ1 से θ2, यानी कि ये पहली लिमिट हो गई हमारी, ये क्या हो गई, लिमिट हो गई। एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, θ1 से θ2, ठीक, ये तो हो गया एंगल का वेरिएशन। अब जरा ध्यान दें, एंगल का वेरिएशन। अब यहां पर देखो ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। अगर ओरिजिन की हम बात करें तो देखिए ओरिजिन पे डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये r है, जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाएंगे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, r की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और एंगल भी क्या होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे तो एंगल बढ़ते जा रहा है। तो अभी मैं r को वेरी करा रहा हूं, देखो जरा r वेरी करेगा तो क्या होगा, देखिए r, मैं यहां पर एक काम करता हूं, दो कर्व ले लेता हूं इस फॉर्म में, ये ले लिया, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक का जो हमारा रेडियस है उसको हम मान लेते हैं r1, कितना है, r1। देखिए r1, जो r1 होगा, r1 की वैल्यू देखिए क्या होगी, जो r1 है रेडियस है, r1, ये r1 है, r1 इज इक्वल टू f1 थीटा, f1 थीटा। ध्यान देना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r1 है, वेरिएबल है, ठीक। जब हम यहां पहुंचे ऊपर तो यहां पर हो गया r2, और r2 क्या है, f2 थीटा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इसको जरा ध्यान से समझिए। एक्चुअल में थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, θ1 से θ2 तक, और जो हमारा रेडियस या डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, r1 से लेके r तक, r1 से लेकर के r तक। तो अगर हम थीटा की बात करें तो θ1 से θ2 वेरी कर रहा है, r जो है वो r1 से r2 तक वेरी कर रहा है, r1 से r2 तक वेरी कर रहा है। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें सबसे पहले स्ट्रिप कंसीडर करनी होगी। आप याद करिए जब हम डबल इंटीग्रल पढ़ रहे थे कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम वहां पर एक स्ट्रिप को कंसीडर करते थे, यहां पर भी स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे हम, लेकिन वहां पर हम स्ट्रिप कंसीडर करते थे या तो हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल गिवन स्ट्रिप होती थी तो हम वर्टिकल ले लेते थे, वर्टिकल गिवन होती थी तो हम हॉरिजॉन्टल ले लेते थे। यहां पर जब आप स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे तो ध्यान रखना ओरिजिन से स्ट्रिप कंसीडर की जाएगी। तो मैं यहां पर एक स्ट्रिप को कंसीडर कर लेता हूं, स्ट्रिप यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक ये स्ट्रिप है मेरे पास, देखिए एक स्ट्रिप यहां से ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक, ये एक छोटी सी स्ट्रिप हमने ले ली, और इसमें जो बीच में एंगल बन रहा है उस एंगल को मैंने मान लिया कि ये एंगल है हमारा डी थीटा, कितना है, डी थीटा। तो इस तरह से एक स्ट्रिप को मैंने कंसीडर कर लिया। अब यहां पर देखना ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव कर सकती है, देखिए θ1 से θ2 मूव कर सकती है। दूसरा जो इसका डिस्टेंस, स्ट्रिप की जो लेंथ है वो r1 से r2 वेरी करेगी। तो जरा ध्यान देना, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला देखिए क्या होगा, डबल इंटीग्रल का सिंबल लगाएंगे, है ना। अब यहां पर देखो इन जनरल जो लिमिट रहेगी वो θ1 की थीटा कांस्टेंट रहेगा। थीटा कहां तक वेरी कर रहा है, θ1 से θ2 तक वेरी कर रहा है, यानी कि जो कांस्टेंट लिमिट है वो क्या है, θ1 और θ2, ये हमारी कांस्टेंट लिमिट हो गई। वेरिएबल लिमिट क्या होगी, r1 से r2, r1 से r2। इसका मतलब क्या है, जो एंगल है वो θ1 से θ2 तक वेरी कर रहा है, और जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, या कह लीजिए रेडियस है, जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो r1 से r2 तक वेरी कर रहा है। और जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन किस फॉर्म में होगा, r, थीटा की फॉर्म में होगा। फंक्शन किसका होगा, r थीटा का, एंड dr d थीटा, dr d थीटा। तो ये जो हमारा डबल इंटीग्रल हो गया किसमें, पोलर फॉर्म में। दिस इज द डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म, ठीक है ना, डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। तो इसी को हम कहेंगे डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म, ठीक है ना। डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म का ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी फॉर्मूले का देखिए, इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट क्या है, r1 और r2 वेरिएबल लिमिट है, θ1 और θ2 कांस्टेंट लिमिट है। और एक चीज का और ध्यान रखना, जो r1 और r2 है, r1 एंड r2 इज द फंक्शन ऑफ थीटा, वेयर r1
एंड R2 is the function are the function of थीटा। ध्यान रखना, देखिए एक्चुअल में R1 R2 क्या है, थीटा के फंक्शन है और ये वेरिएबल लिमिट है। किसकी लिमिट? वेरिएबल लिमिट है। आपको हमने डबल इंटीग्रल जब हमने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था तो हमने वहां भी देखा था, अगर यहां पर टर्म्स दी होती थी x की तो वो लिमिट होती थी y की, और यहां पर अगर टर्म्स दी होती थी y की तो लिमिट होती थी x की। यहां पर भी अगर यहां पर टर्म्स आपको थीटा की दी है तो याद रखना लिमिट r की होगी। लिमिट किसकी होगी? r की होगी। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए पोलर डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म है ना, इसके ऊपर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन एक्चुअल में यहां भी दो टाइप के होंगे। जैसे पहले हमने डबल इंटीग्रल पढ़ा था तो वहां पर भी दो टाइप के क्वेश्चन थे। एक वो जिनमें पहले से लिमिट गिवन होती है, तो जिसमें पहले से लिमिट गिवन है उसमें आपको कोई कर्व ड्रॉ नहीं करना, यानी कि कोई कर्व को ट्रेस नहीं करना होता, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। जहां पर आपको लिमिट गिवन नहीं है वहां पर आपको कर्व को ट्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन यहां पर भी कराऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें लिमिट हमें गिवन है तो इसमें हमें कोई कर्व ट्रेस नहीं करना, डायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे, अब जरा ध्यान दें क्या करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये हमें इवेल्युएट करना है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये जो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल ये पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म में क्यों है? क्योंकि आप देखो ये r और थीटा की फॉर्म में, देखो इसमें r भी आ रहा है और थीटा भी आ रहा है, यानी कि r और थीटा की फॉर्म में है, तो ये डबल इंटीग्रल किस फॉर्म का हो गया? पोलर फॉर्म का हो गया। तो दिस इज द पोलर फॉर्म। ठीक है, और देखिए इसके आने वाला टॉपिक फिर से मैं आपको बता रहा हूं, चेंज इन वेरिएबल, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हमें क्वेश्चन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो वहां पर लिखा होगा कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के बाद इवैल्यूएट करो। ठीक है, तो इसलिए पोलर फॉर्म को समझना जरूरी है। तो ये हमारी पोलर फॉर्म है। क्या है? ये हमारी पोलर फॉर्म। चलिए तो इसको पहले इवैल्यूएट करते हैं। यहां पर हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इवैल्यूएट करना है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल 0 से π/2 और दूसरा इंटीग्रल है 0 से a cos थीटा, a cos थीटा। ठीक है ना, देखिए a cos थीटा, r sin थीटा dr एंड d थीटा, ये हमारा इंटीग्रल है। हमें इसको इवेल्युएट करना है। अब जरा ध्यान से देखें कैसे इवेल्युएट करेंगे, है ना। देखो हम पहले ही डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर क्या है, पहली जो लिमिट है वो 0 से π/2 है, जो कि कांस्टेंट लिमिट है। क्या है? कांस्टेंट लिमिट है ना। अब देखो ये 0 से π/2 क्या एंगल है? क्या है? एंगल है। तो सीधी सी बात है, एंगल अगर ये है तो ये θ1 और θ2 है। ठीक, यहां पर देखो मैंने आपको बताया था, यहां पर जो लिमिट है हमारी 0 से a cos थीटा, देखो यहां थीटा आ रहा है, यानी कि ये r की लिमिट है। ध्यान रखना, ये थीटा की लिमिट नहीं है, ये r की लिमिट है। ठीक, तो ये r की लिमिट है, यानी कि यहां पर r है, ये r की लिमिट है और ये वेरिएबल लिमिट है। क्या है? वेरिएबल लिमिट है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अगर ये लिमिट r की है, अगर ये लिमिट r की है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और डी थीटा हो गया कांस्टेंट, है ना। जैसे हम डबल इंटीग्रल पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, तो जिसकी लिमिट होती है, जिसकी यहां पर लिमिट होती है वही वेरिएबल होता है, बाकी सब तो कांस्टेंट होते हैं। तो साइन थीटा डी थीटा कांस्टेंट है, तो इसको हम अंदर वाले इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। तो 0 से π/2, 0 से π/2, जरा ध्यान देना, 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा को बाहर कर दिया मैंने अंदर वाले इंटीग्रल से, और ये लिमिट हमारी है 0 से लेकर के a cos थीटा, और यहां पर मेरे पास बचा r dr। चलिए अब आगे देखें, r dr मेरे पास बचा, है ना। तो ये लिमिट हमारी किसकी थी? थीटा की। चलिए तो r dr बचा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है। r का इंटीग्रेशन हो गया r²/2, लिमिट हो गई 0 से, देखिए r का इंटीग्रेशन r²/2, और यहां पर आ जाएगा a cos थीटा। अगला स्टेप देखें,
नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में देखो यहां पर जो आर स्क्वायर अपॉन 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को तो पहले ही बाहर कर लेते हैं। 2 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई। देखिए मैंने 1/2 को पूरे इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर देखो आर स्क्वायर और लिमिट है आर स्क्वायर की 0 से लेकर के a cos थीटा। अब यहां पर मैं लिमिट को पुट कर देता हूं, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा 1/2 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, और यहां पर देखिए आप r की जगह a cos थीटा पुट करेंगे तो a cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। देखिए ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और वो तो 0 ही है, तो a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब a स्क्वायर बाहर आ गया, 1/2 पहले से ही बाहर था, 0 से पाई बाई 2, और हमारे पास ये क्या बच गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। देखो ध्यान से देखो, यहां पर ये साइन थीटा बचेगा, यहां से a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया, a स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया, उधर तो 0 था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारे पास फाइनली ये बचा। अब इसमें क्या करेंगे आगे देखें जरा, देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप, एक काम करिए कॉस थीटा को टी पुट कर दीजिए, कॉस थीटा को टी। क्यों करेंगे कॉस थीटा को टी, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बराबर में लिखा है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बराबर में लिखा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, और आप लोग क्लास 12th में तो बहुत ही ज्यादा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पुट कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। देखिए अगर कॉस थीटा को आप टी पुट करेंगे तो आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, है ना। और आगे अगर हम चले तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, है ना। अब देखो इस माइनस साइन को उधर ले जाओ, क्योंकि यह तो साइन थीटा और डी थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का डी टी, मैं उधर ले गया, ये माइनस डी टी आ गया। अब जरा ध्यान देना, देखिए साइन थीटा की जगह पर, साइन थीटा की जगह पर और डी थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, माइनस का डी टी। ध्यान देना साइन थीटा और डी थीटा की जगह आ जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस साइन। अच्छा पहले लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, देखिए लिमिट आप चेंज कर भी सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको दोनों तरीके बता रखे हैं, आप लिमिट चेंज करना चाहे कर भी सकते हैं, नहीं चेंज करना चाहते तो मत करिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं तो लिमिट को अप्लाई करने से पहले जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया उसको वापस पुट करना पड़ेगा। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन वापस पुट नहीं करा और आपने लिमिट अप्लाई कर दी तो आपका गलत आंसर आएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लिमिट को चेंज मत करिए, है ना, लिमिट को चेंज मत करिए और लिमिट अप्लाई करने से पहले जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया उसको वापस रख दो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि लिमिट को चेंज कर दीजिए। तो चलिए मैं यहां पर फिलहाल लिमिट को चेंज कर रहा हूं। अब जरा ध्यान देना, व्हेन, देखिए लिमिट को मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे चेंज करते हैं लिमिट एक बार और समझ लीजिए। व्हेन, देखो इनिशियली जो लिमिट है ये किसकी लिमिट है, देखो ये लिमिट है थीटा की, किसकी लिमिट है, थीटा की। तो देखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अब जरा यहां पर ध्यान देना, अगर थीटा हमारा 0 है, देखो ये लोअर लिमिट 0 है ना, तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो देखो टी की वैल्यू कितनी होगी। अब यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन किया ना उसमें थीटा की जगह 0 रखो तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 होता है 1, यानी कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 1, टी कितना आ जाएगा 1। उसके बाद थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो गई, तो व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2,
जब थीटा पाई बाई 2 होगा तो जरा टी देखो कितना होगा। देखो अगर आप कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो इसका मतलब टी की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू जीरो। चलिए तो ये हमारी लिमिट चेंज हो गई, यानी कि जब थीटा जीरो है तो टी 1 है, और जब यहां पर थीटा पाई बाई 2 है तो टी जीरो है। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन, अब ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन मैं इस इंटीग्रल के अंदर कर देता हूं। तो देखो क्या करना है, कॉस थीटा की जगह टी रखना है, साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी रखना है। तो यहां पर देखिए जब माइनस में रखूंगा तो सबसे पहले तो बाहर माइनस ही, बाहर माइनस लेते हैं बाहर, तो माइनस आ गया पहली बात। तो साइन थीटा डी थीटा की जगह आ जाएगा डी टी, और कॉस की जगह आ जाएगा टी, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा है। देखो कॉस थीटा टी है तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा। लिमिट देखो कहां से कहां तक है, लिमिट जब यहां पर जीरो था तो वहां पर 1 है, यानी कि लिमिट 1 से 0 है, 1 से 0 है। चलिए तो लिमिट हमारी 1 से 0 हो गई है ना। इन जनरल जो लिमिट होती है वो 0 से 1 है ना, इस तरह से होती है। तो देखो यहां पर बाहर माइनस साइन है, मैं एक काम कर लेता हूं, देखो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं, और मैं फॉर्मूले वाले वीडियो में ये प्रॉपर्टी आपको बता भी चुका हूं कि अगर आप इंटीग्रल में लिमिट को आपस में बदलते हैं तो बाहर माइनस साइन आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस। अब जरा ध्यान से देखो, एक माइनस तो पहले से ही है, और जब मैं लिमिट चेंज करूंगा तो लिमिट चेंज करने का एक साइन और आ जाएगा माइनस का। भाई एक साइन तो पहले से ही है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 तो पहले से ही है। अब मैं यहां पर लिमिट चेंज कर रहा हूं, लिमिट को क्या कर रहा हूं, 0 से 1 कर रहा हूं, तो एक माइनस साइन और आ गया। देखिए अगर आप इंटीग्रल में लिमिट को चेंज करते हैं, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट से या लोअर लिमिट को अपर लिमिट से बदल देते हैं तो बाहर माइनस साइन आता है। तो ये 0 से 1 हो गया टी स्क्वायर डी टी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या सर लिमिट को चेंज करना जरूरी था? कोई जरूरी नहीं था, है ना। मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का यूज बता दिया, कोई जरूरी नहीं है। आप बिना लिमिट को चेंज करे भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या आ जाएगा। यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर टी की पावर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3 अपॉन 3, टी की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1, 0 से 1। अब देखो यहां पर मैं टी की जगह वापस cos थीटा पुट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने लिमिट को चेंज किया है। अगर मैं लिमिट चेंज नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे टी की जगह वापस cos थीटा पुट करना पड़ता, है ना। तो अगर आप लिमिट को चेंज कर देते हैं तो आपको टी को वापस पुट नहीं करना है, और अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं, अगर मैंने यहां पर लिमिट को चेंज नहीं किया होता तो मुझे पहले टी की जगह रखना पड़ता cos थीटा और उसके बाद अप्लाई करता लिमिट। चलिए तो यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैं कर देता हूं, देखिए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट लगाएंगे, देखिए कितना आएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो टी की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0, यही तो आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 3। तो कितना आ गया यहां पर, ए स्क्वायर अपॉन 6 हमारे पास आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि फाइनली जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो ए स्क्वायर अपॉन 6 होगा, ए स्क्वायर अपॉन 6। तो ये फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये लीजिए, तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ए स्क्वायर अपॉन 6। ठीक, तो हमने इसका डबल इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया पोलर फॉर्म में, आंसर आया ए स्क्वायर अपॉन 6। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे ये आंसर आया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन, देखिए पोलर कोऑर्डिनेट मैं इसीलिए कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है अंदर वाली लिमिट हमेशा पहले की तरह वेरिएबल होती है और बाहर वाली लिमिट की जो होती है वो कांस्टेंट होती है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर भी मुझे लिमिट गिवन है, देखिए यहां पर भी लिमिट गिवन है 0 से पाई और 0 से a1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये लिमिट थीटा की है, कांस्टेंट है, और ये लिमिट r की है, क्यों, क्योंकि थीटा के टर्म्स में है। अगर लिमिट थीटा के टर्म्स में है तो r की होगी, ध्यान रखना, लिमिट किस में है, थीटा में है तो r की होगी, और ये वेरिएबल लिमिट है, ये कांस्टेंट लिमिट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई, दूसरा इंटीग्रल 0 से a1 माइनस कॉस थीटा, फंक्शन है आर स्क्वायर साइन थीटा
डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा। चलिए अब यहां पर जरा देखें ध्यान से, तो ये वाली जो लिमिट है हमारी, ये किसकी है, आर की है, ये आर की लिमिट है, ध्यान देना ये आर की लिमिट है ना, ये लिमिट किसकी है, आर की, और ये लिमिट है थीटा की। तो आर की लिमिट है और थीटा की लिमिट है। अब आगे देखें जरा, देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है, देखो अगर ये आर की लिमिट है तो आर वेरिएबल, यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आर के रेस्पेक्ट में, क्यों, जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है हम इंटीग्रेशन उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां पर लिमिट वेरिएबल है किसकी, आर की, तो हमें आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जब आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो मैं थीटा वाले टर्म्स को बाहर कर देता हूं, देखिए, तो अंदर वाले इंटीग्रल से थीटा को बाहर कर देते हैं, तो अंदर वाले इंटीग्रल से जब थीटा को बाहर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 से पाई साइन थीटा बाहर और डी थीटा भी बाहर। दूसरे वाले इंटीग्रल में क्या बचा, 0 से a1 माइनस कॉस थीटा, और अंदर बचा केवल आर स्क्वायर और डी आर, आर स्क्वायर और डी आर। चलिए अब आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट हो गई 0 से लेकर के a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारी लिमिट आ गई। अब आगे देखें, देखिए चलिए इसके बाद देखिए क्या आएगा, अब यहां से देखो 3 तो बाहर चला जाएगा, 3 को मैं 1/3 पहले ही बाहर कर लेता हूं, 1/3 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। देखिए 1/3 दोनों इंटीग्रल से बाहर क्यों आया, क्योंकि वो कांस्टेंट है। साइन थीटा डी थीटा दोनों इंटीग्रल से बाहर नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट अंदर वाले इंटीग्रल के लिए है, बाहर वाले के लिए नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास देखिए यहां पर बचा मेरे पास r3, अब मैं लिमिट लगा रहा हूं यहां पर, देखिए लिमिट हम अप्लाई करेंगे यहां पर, तो कितना आ जाएगा, देखें जरा ध्यान से, r की जगह पर क्या रखना है, a1 माइनस कॉस थीटा, तो देखिए कितना आ जाएगा, a3 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब कुल मिला के हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये बचेगा। देखो आपको क्या करना, r की जगह a1 माइनस कॉस थीटा रखना है, तो a की पावर 3 हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा की पावर भी 3 हो जाएगी। इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लेता हूं, कितना आ जाएगा, 1/3 लिमिट है 0 से पाई, है ना, और देखिए अब यहां पर जो a3 है वो भी तो बाहर ही आएगा, तो a3 अपॉन 3 कर देते हैं, a3 कांस्टेंट है, लिमिट 0 से पाई, है ना, साइन थीटा, और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा की होल पावर 3 एंड डी थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अगेन ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ये क्लास 12th का क्वेश्चन है अब हमारे पास, पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी यही था। अगर आप लास्ट क्वेश्चन में ध्यान दें तो यहां के बाद देखिए डबल इंटीग्रल जैसे ही हमारा हो गया अंदर वाला इंटीग्रल होने के बाद जब हम यहां पर पहुंचे तो ये क्वेश्चन क्लास 12th में भी है, ये एज इट इज जैसे हम क्लास 12th में करते थे सब्स्टिट्यूशन वैसे ही होगा, यहां पर भी वैसे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो चलिए देखिए क्या होगा, यहां पर जो ये 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है ना, इसको टी पुट कर दो, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ध्यान रखना, आप यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, इसको मैंने मान लिया टी के बराबर है। अब क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको अच्छे से मालूम है उसको पहले डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और यहां पर एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ये हमारा क्या आ गया, डी टी आ गया। अब आगे देखें जरा, चलिए तो हमने इसकी जगह टी पुट कर दिया, साइन थीटा डी थीटा की जगह डी टी आ गया,
ठीक है, चलो अब लिमिट को भी चेंज कर देते हैं भाई, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब लिमिट को चेंज करते हैं। अब देखो जरा लिमिट क्या है, देखो यहां पर थीटा 0, यहां पर थीटा पाई है, तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए जब थीटा 0 है, अब ध्यान देना, जब थीटा 0 है तो टी कितना होगा, टी कितना होगा। देखो अगर आप यहां पर थीटा की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, यानी कि 1 माइनस 1 0, तो टी होगा 0। उसके बाद व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर हो गया, तो अब जरा देखें टी किसके बराबर होगा। देखो जब थीटा पाई के बराबर होगा तो ये cos पाई हो जाएगा, और cos पाई आप अच्छे से जानते हैं cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो कुल मिला के 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर आएगा 2, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है ना, तो ये हमारी लिमिट चेंज हो गई, बहुत सिंपल है लिमिट को चेंज करना, है ना, विदाउट चेंजिंग इन लिमिट, मतलब बिना लिमिट को चेंज किए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको कई बार पहले क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, चलिए देखिए अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, हमने जो यहां पर जितने भी सब्स्टिट्यूशन किए हैं वो सब इसमें रख देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, a की पावर 3 अपॉन 3 तो बाहर है, लिमिट पे जरा ध्यान दें, लिमिट देखिए जब थीटा 0 है तो टी भी 0 है, तो ये तो 0 ही रहेगा, है ना, जब थीटा पाई है तो टी 2 है, इसका मतलब यहां पर 2 आ जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा की जगह आएगा डी टी, है ना, और 1 माइनस कॉस टी की जगह आएगा टी की पावर 3, तो ये कुल मिला के टी की पावर 3 और डी टी ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर इसको मैं कर देता हूं इंटीग्रेट, तो देखिए इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, a की पावर 3 अपॉन 3 t की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट हो गई 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक। चलिए अगले स्टेप में देखिए, इस लिमिट को मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो लिमिट को अप्लाई करने के बाद कितना आएगा, a की पावर 3 अपॉन 3, t की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 अपॉन 4, है ना, और -0, तो यही हमारे पास बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए कितना आ जाएगा, a की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 16 अपॉन 4, 4 से इसको काट दो 4 टाइम्स, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 4a³ अपॉन 3, यानी कि फाइनली मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो देखिए क्या है, हमें इवेल्युएट करना था, चलिए यहां पर स्पेस है, तो देखिए फाइनली आप आंसर ऐसे लिखेंगे, है ना, 0 से पाई, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे लिखेंगे, वहां पर मैंने ऐसे इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि स्पेस नहीं था, 0 से a 1 माइनस कॉस थीटा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पोलर फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा, है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, फाइनली हमारे पास आंसर भी आ गया, है ना। तो 4a³ अपॉन 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है ना। इंटीग्रेशन बस आपको करना है, अंदर वाला इंटीग्रल की लिमिट वेरिएबल होगी, बाहर वाले इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट होगी। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट। अब देखो यहां पर ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराए ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे जहां पर लिमिट गिवन थी। जहां पर लिमिट गिवन होती है वहां पर आपको कर्व ड्रॉ नहीं करना पड़ता, वहां पर आपको कर्व को ट्रेस नहीं करना पड़ता। ऐसा ही हमने पहले भी जब डबल इंटीग्रल पढ़ा था तो वहां पर भी जब लिमिट गिवन होती थी तो हम कर्व को ड्रॉ नहीं करते थे, लेकिन जब लिमिट गिवन नहीं होती थी तो उस केस में हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ता था। तो यहां पर दोनों क्वेश्चन में लिमिट गिवन थी तो हमने कर्व ड्रॉ नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन में लिमिट गिवन नहीं है तो हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो इससे पहले भी जब हमने डबल इंटीग्रल पढ़ा था तो वहां पर हम कर्व को ड्रॉ करते थे, है ना। अगर उस गिवन कर्व में हॉरिजॉन्टल लिमिट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती थी तो हम वर्टिकल लेते थे, है ना। हॉरिजॉन्टल अगर गिवन होती थी तो वर्टिकल लेते थे, और अगर वर्टिकल गिवन होती थी तो हम हॉरिजॉन्टल लेते थे। अब यहां पर भी हमें लिमिट गिवन नहीं है तो लिमिट को हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लिमिट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि पहले हम इसका कर्व ड्रॉ करें फिर उसमें स्ट्रिप को कंसीडर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है किसका, देखिए r sin थीटा का।
डबल इंटीग्रल ऑफ r sin थीटा dr d थीटा। इसको इवेल्युएट करना है ओवर द रीजन ऑफ द कार्डियोइड। अब देखिए यहां पर कार्डियोइड दे रखा, कार्डियोइड का कर्व देखिए क्या होता है, कार्डियोइड का कर्व होता है r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, a1 प्लस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए कार्डियोइड, है ना, ये आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। कार्डियोइड क्या होता है एक्चुअल में, हमारा एक टॉपिक जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है ना, तो स्टूडेंट्स भी काफी उस बार उस टॉपिक को पूछ चुके हैं कि सर आप उस टॉपिक को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में कर्व ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हमें आना भी चाहिए। ठीक है, और मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डिले हो गया है लेकिन वो टॉपिक मैं 100% आपको पढ़ाऊंगा, बस कुछ ही दिन में वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो जब हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे ना तो वहां पर कार्डियोइड आएगा, तो हम वहां पर कार्डियोइड को कैसे ट्रेस करते हैं, मतलब कार्डियोइड का कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे हम कर्व ट्रेसिंग में। ठीक, आज मैं आपको कार्डियोइड का शेप मैं आपको बता देता हूं कैसी बनती है, लेकिन कैसे बनेगी ये हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग में। किसमें पढ़ेंगे, कर्व ट्रेसिंग में पढ़ेंगे कि कार्डियोइड के शेप को कैसे बनाया जाता है, सीखेंगे बनाना वहीं पर। चलिए तो फिलहाल इसको समझते हैं कि कार्डियोइड कैसे बनता है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा। देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहां पर ये है मेरी एक्स एक्सिस, है ना, ये आ गई एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पर ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ये हमारे आगे वाई एक्सिस। ठीक है, चल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जरा यहां पर ध्यान दें, देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक, अब देखो कार्डियोइड कैसे बनेगा, जरा ध्यान देना। कार्डियोइड की शेप कुछ इस तरह की होती है। ठीक, इसी तरह से नीचे भी होगी, इसी तरीके की शेप नीचे भी होगी। ऊपर और नीचे सिमिलर होता है, थोड़ा मेरा सिमिलर नहीं लग रहा है लेकिन ऊपर नीचे एकदम एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो इस तरह की शेप होती है कार्डियोइड की। ठीक, तो अभी आप ध्यान रखें कि कार्डियोइड की ये शेप होती है, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब इसमें जरा ध्यान देंगे आप लोग, देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा एंगल है, अब जरा एंगल पे ध्यान देना क्योंकि हम यहां पर पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो हमारा एंगल है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, आपको मालूम है एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या लिखा है, इवैल्यूएट ओवर द एरिया ऑफ द कार्डियोइड अबव द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के ऊपर। देखो इनिशियल लाइन कौन सी है, इनिशियल लाइन ये एक्स एक्सिस है, हमें केवल एक्स एक्सिस से ऊपर वाले कार्डियोइड को कंसीडर करना है, नीचे वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करना है। यानी कि हमें केवल ऊपर वाले पार्ट का इंटीग्रल करना है, नीचे वाले पार्ट का इंटीग्रल नहीं करना है। मैंने यहां पर बना दिया है लेकिन ये बनाना भी जरूरी नहीं है, केवल ऊपर वाले पार्ट को ही हमें कंसीडर करना है। इस चीज पर आप ध्यान देंगे। ठीक, ऊपर वाले पार्ट को कंसीडर करना है, तो देखो जरा ऊपर वाले पार्ट को कंसीडर करने का मतलब क्या है, देखिए ये इतना पार्ट आपको कार्डियोइड का लेना है, लेकिन ध्यान रखें कार्डियोइड कंप्लीट नीचे भी बनता है, लेकिन हमने ऊपर ही बनाया है। क्यों बनाया ऊपर, क्योंकि लिखा हुआ है अबव द इनिशियल लाइन के ऊपर। चलो अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखिए यहां पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा थीटा, 0 डिग्री। अब ये कार्डियोइड जब यहां से बनते बनते इधर पहुंचेगा तो देखो पूरा 180 डिग्री घूम गए, यानी कि यहां थीटा कितना होगा, पाई के बराबर होगा। वहां थीटा 0 डिग्री है और यहां थीटा पाई के बराबर है। क्यों है, क्योंकि आप पूरा 180 से रोटेट हो गए हो। 180 से भाई आप यहां से घूमते घूमते इधर पहुंच गए, यानी कि आप 180 से रोटेट हो गए, तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया फाइनली। तो ये इनिशियली एंगल कितना है, 0 डिग्री, फाइनल एंगल कितना है, 180 डिग्री या पाई डिग्री, पाई रेडियन। ठीक, तो थीटा की तो लिमिट हमें पता चल गई। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखिए थीटा तो हमें पता चल गया जो कि कांस्टेंट है, कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, 0 से पाई। अब आगे देखें जरा, देखिए अब हमें कंसीडर करनी है स्ट्रिप। स्ट्रिप कहां से कंसीडर होती है, ओरिजिन से। ये स्ट्रिप ले लेंगे एक इस तरह से, ठीक है, स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे। ये लीजिए, ये मेरी आ गई एक स्ट्रिप, ये ठीक। ये एंगल कितना है, डी थीटा, एंगल कितना है, डी थीटा।
ये एंगल है मेरा डी थीटा। ठीक, अब जरा ध्यान देना, स्ट्रिप देखो कहां से कहां जा रही है। देखो यहां से स्टार्ट हुई, जहां से स्टार्ट हुई वहां पर आर कितना है, 0 है, और जहां तक ये जा रही है वहां आर कितना है। देखिए यहां पर आर की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। जैसा हम डबल इंटीग्रल में पहले भी करते थे कि जहां तक स्ट्रिप जाती थी, है ना, ये स्ट्रिप इस कर्व तक जा रही है, तो उस कर्व से आप आर की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, आर। आर पहले से दिया हमें इस कर्व की इक्वेशन, ए प्लस ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब आर की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के कहां तक है, ए 1 प्लस कॉस थीटा तक है। ए 1 प्लस कॉस थीटा तक हमारे पास है, और यहां पर फंक्शन है आर साइन थीटा एंड डी थीटा, डी आर डी थीटा, ये हमारे पास लिमिट है। अब देखो एग्जैक्टली पिछली बार के जैसा ही क्वेश्चन हो गया है, जो चेंजेस था वो हमने कर दिए, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, जैसे पहले 2 क्वेश्चन किए मैंने वैसा ही एग्जैक्टली सेम हो गया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। अब देखो ये लिमिट आर की है, किसकी लिमिट है, आर की, तो इसका, और ये है थीटा की लिमिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर की लिमिट है, तो यहां थीटा कांस्टेंट हो गया, तो थीटा और डी थीटा को अंदर वाले इंटीग्रल से बाहर कर दीजिए। चलिए तो अंदर वाले इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं, ये 0 से, देखिए लिमिट 0 से लेकर के पाई तक है ना। दूसरा ये साइन थीटा डी थीटा बाहर आ जाएगा, और दूसरी लिमिट हमारी 0 से लेकर के a1 प्लस कॉस थीटा तक है ना। a1 प्लस कॉस थीटा, यहां क्या बचा, r एंड डी आर, क्यों, साइन थीटा डी थीटा तो बाहर चले गए। अब इनका करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए देखिए कितना आ जाएगा, हाँ नेक्स्ट स्टेप, तो इंटीग्रेशन देखिए कितना आया, 0 से पाई, ये तो 0 से पाई, साइन थीटा डी थीटा तो ऐसे ही रहेगा। हाँ अब r का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से a 1 प्लस कॉस थीटा, 0 से a 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर लिमिट को अप्लाई कर दें, देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 को मैं डायरेक्टली बाहर कर देता हूं, 1/2 लिमिट 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर r की जगह क्या रख देंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। r की जगह जब आप a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और -0, तो कुल मिला के हमारे पास यही बचेगा। अब इसको सही से लिख लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 1/2 लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई। अब देखो ये यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए स्क्वायर को तो बाहर कर देते हैं पहले ही, ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ये बचेगा हमारे पास। अब यहां पर अगेन फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहां पर है, क्या है, होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा को अगेन हमें पुट करना पड़ेगा t, तो पुट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू t। तो आप इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा डी थीटा आएगा, तो माइनस को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का dt आ जाएगा, माइनस का dt। तो साइन थीटा डी थीटा की जगह आ गया माइनस का dt। अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, तो देखिए लिमिट को जब आप चेंज करेंगे तो व्हेन, देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है, तो जरा ध्यान देना, जब थीटा 0 है तो t कितना होगा, देखिए जब थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2, t की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब आगे देखिए तो यहां पर मेरे पास
अब देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, जब थीटा पाई है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, तो जरा टी बताओ कितना होगा। देखिए जब थीटा पाई होगा तो ये कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई -1 होता है तो 1 - 1 0, तो टी हो जाएगा 0। यानी कि जब थीटा पाई है तो टी 0 है, और जब थीटा 0 है तो टी कितना है 2 है। तो इन लिमिट ये सारे सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं, जरा ध्यान देना। देखिए इन सभी सब्स्टिट्यूशन को मैं यहां पर करने जा रहा हूं। चलिए देखिए नीचे लिख रहा हूं, देखो कितना है इंटीग्रेशन, अब जरा आप ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन कितना लिखा है a²/2 0 से नहीं, देखिए जब थीटा 0 है तो t 2 है, तो 2 से लेकर के 0 हो गया है ना, और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू जो है -dt है, तो बाहर माइनस भी आएगा, कितना आएगा बाहर माइनस आएगा, ठीक है। चलिए माइनस भी आ गया। अब साइन थीटा डी थीटा की जगह dt हो गया, 1 + cos थीटा की जगह t, यानी कि t² और dt हो जाएगा, t² dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट भी चेंज हो गई, सारे काम हो गए। अब देखो यहां पर या तो लिमिट को बदल दें आप, चेंज कर दें, तो जब आप लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस माइनस बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले किया था। लेकिन मैं इस बार लिमिट को चेंज नहीं कर रहा हूं, बिना लिमिट को चेंज किए करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा -a²/2 तो बाहर है, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 हो जाएगी, लिमिट हमारी 0 से 2 वेरी जाए करेगी, 0 से 2। अब यहां पर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देता हूं, तो देखिए -a²/2 देखिए t की जगह रखना आपको 2, तो जब आप t की जगह पर 2 रखेंगे तो देखें जरा कितना आएगा, हाँ t की जगह पर रखना आपको, एक मिनट 0 से मैं लिमिट को, हाँ लिमिट हमारी 2 से 0 है इस बार, 2 से 0। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए तो -a²/2, अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, जब आप अपर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट तो 0 है, तो t की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। नाउ माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब यहां t की जगह 2 रखें तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8/3। अब यहां पर जरा आप ध्यान देंगे तो -a²/2 का मल्टीप्लीकेशन होगा -8/3 के साथ, -8/3 के साथ, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, जरा ध्यान देंगे कितनी वैल्यू आएगी, है ना, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी। देखो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहीं पर देखो आगे माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा, a²/2 इंटू 8/3, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 4 टाइम्स, यानी कि 4/3 इस क्वेश्चन का फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमारा जो डबल इंटीग्रल था पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन सिंपल सा है प्रैक्टिस के लिए, आंसर इसका πa²/4 है, इसको आप अपने आप ट्राई करें। दूसरी चीज देखिए, जैसा मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जो क्वेश्चन यहां से नहीं आते जनरली, है ना, डायरेक्टली जनरली यहां से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगला जो टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे वो है चेंज इन वेरिएबल, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है, और जब वो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, बाकी जब हम चेंज इन वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहां और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये टॉपिक आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।